काशी नगरी के व्यस्त बाजार में, जहां धन और छल साथ साथ चलते थे, एक व्यापारी का नाम सबकी जुबान पर था, सेठ मायाराम। मायाराम की हवेली बेशक सोने से जड़ी थी, लेकिन उसकी सफलता की नींव पूरी तरह से झूठ पर टिकी थी। वो दूर दराज से आने वाले ग्राहकों को अपनी साधारण वस्तुओं को असाधारण बताकर बेचता था। मायाराम की विशेषता यह थी कि वो अपनी बातों को इतना मनमोहक और विश्वासपूर्ण बनाता था कि लोग आसानी से धोखा खा जाते थे। वो पुरानी पड़ चुकी लकड़ी को देवताओं द्वारा पूजित पवित्र चंदन कहकर बेचता और मामूली कपड़ों को विदेशी राजाओं के लिए बुना गया विशेष वस्त्र बताता था। उसका सबसे बड़ा झूठ उसकी रेशम की गांठों को लेकर था, जिसके बारे में वह दावा करता था कि वे पहाड़ी जादूगरों द्वारा रात के अंधेरे में बुनी जाती है। शहर के लोग जानते थे कि मायाराम झूठा है, पर उसके माल की चकाचौंध और मीठी बातों के आगे वे सच को नजरअंदाज कर देते थे। मायाराम हर सुबह खुद से कहता, जब तक दुनिया मूर्ख है तब तक मैं धनी रहूंगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि सच्चाई की एक छोटी सी चिंगारी भी उसके झूठ के विशाल साम्राज्य को राख कर सकती है। जल्द ही एक साधारण घटना ने उसकी किस्मत बदलनी शुरू कर दी। वो साधारण घटना एक शांत दोपहर को घटी। मायाराम अपनी दुकान पर बैठा बड़े जोर शोर से एक धनी सौदागर को अपने रेशम की गांठों की पहाड़ी जादुई कहानी सुना रहा था। पास ही खड़ा 8-9 साल का एक दुबला-पतला लड़का, जिसका नाम कबीर था, ध्यान से ये सब सुन रहा था। कबीर एक साधारण बुनकर का बेटा था और उसने रेशम को करघे पर बनते हुए देखा था। जब मायाराम ने जोर देकर कहा कि ये रेशम अदृश्य कारीगरों का काम है, तो कबीर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर रेशम की गांठ को छुआ और अपनी बाल सुलभ मासूमियत से पूछा, व्यापारी जी, अगर इसे जादूगरों ने रात में बुना है, तो इसमें मेरी मां के हाथ से बुने धागों जैसी महक क्यों आ रही है? और जादूगर, क्या वे हमारे गांव के रंगरेज, डायर्स की तरह ही रंग इस्तेमाल करते हैं? कबीर की ये सीधी सच्ची बात भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति के कानों में गूंज गई। मायाराम अचानक इस अप्रत्याशित सवाल से सक्का गया। उसके चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास की जगह घबराहट झलक उठी। मायाराम ने तुरंत अपनी घबराहट को एक बनावटी गुस्से के पीछे छिपाया। अरे ओ छोटे बालक, तुम्हें जादुई वस्तुओं का अंतर नहीं पता। तुम्हारी नाक को तुच्छ धागों की ही महक आएगी। दूर हटो। उसने कबीर को झिड़कने की कोशिश की, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। कबीर के सवाल ने भीड़ के मन में दबे संदेह को जगा दिया था। भीड़ में से गांव का सबसे अनुभवी रंगरेज नवल आगे आया। नवल ने अपनी पैनी निगाहों से कपड़े के रंग की जांच की। ठहरो व्यापारी जी, नवल ने दृढ़ता से कहा, अगर ये जादुई कारीगरी है, तो इसमें हमारे गांव के विशेष लाल केसरिया रंग की छाप क्यों है? यह रंग केवल हमारे यहां के कुएं के पानी से ही बनता है। नवल ने रेशम के एक सिरे को छूकर देखा और आगे जोड़ा, और बुनाई का ये विशिष्ट पैटर्न, ये हमारे ही बुनकरों की निशानदेही है। नवल के इस आधिकारिक बयान ने मायाराम की चालाकी पर अंतिम वार किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर पसीना झलक उठा। सच, जो एक मासूम बच्चे की जुबान से निकला था, अब एक अनुभवी कारीगर के सबूतों से पुष्ट हो चुका था। भीड़ की आंखों में अब संदेह नहीं, बल्कि खुला तिरस्कार था। मायाराम की आंखों में अब प्रतिरोध की कोई चमक नहीं बची थी। वो बुरी तरह कांप रहा था, जैसे उसके शरीर से सारी शक्ति छीन ली गई हो। उसने नवल की ओर देखा, जिसने शांति से अपने हाथों में रेशमी कपड़े का सिरा पकड़े रखा था। ये मौन स्वीकृति मायाराम की झूठी नींव को पूरी तरह ढा गई। धोखेबाज, हमें मूर्ख समझा था? एक जोरदार आवाज भीड़ से उभरी। देखते ही देखते व्यापारियों और ग्राहकों की उस सभा ने न्याय की मांग शुरू कर दी। लोग चिल्ला रहे थे कि इस तरह के बेईमान व्यक्ति को तुरंत शहर से बाहर निकाल देना चाहिए। मायाराम, जो कल तक अपनी शान शौकत के लिए जाना जाता था, आज सिर्फ एक चोर
और झूठा साबित हुआ था। उसने अपने सिर को शर्म से झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने सस्ते दामों में वो विशिष्ट रेशम खरीदा था और उसे अपना बताकर ऊंचे दामों पर बेच रहा था। उस दिन बाजार ने सीखा कि झूठ का महल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, एक छोटा सा सच उसे क्षण भर में धूल में मिला सकता है। जनता के क्रोध और बाजार के दबाव को देखते हुए पंचायत ने तुरंत न्याय सुनाया। मायाराम को आदेश दिया गया कि वो ग्राहकों से लिया गया सारा अतिरिक्त लाभ तत्काल लौटाए। इसके अतिरिक्त उसकी बेईमानी के दंड स्वरूप उसे अगले 1 वर्ष तक उस नगर में कोई व्यापार करने की अनुमति नहीं दी गई। ये दंड न केवल उसकी धन संपत्ति पर बल्कि उसकी बची खुची प्रतिष्ठा पर भी भारी पड़ा। मायाराम ने जमीन पर घुटने टेककर सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की और जनता से क्षमा याचना की। उसने कहा कि लालच ने उसे अंधा कर दिया था और अब वो समझ गया है कि व्यापार का सच्चा आधार केवल विश्वास और सच्चाई ही हो सकता है। उस दिन के बाद शहर के अन्य व्यापारियों ने भी अपनी कार्यप्रणाली की ईमानदारी से जांच की। मायाराम का हश्र देखकर उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि झूठ का महल चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न दिखे, अंत में वो सिर्फ पछतावा और अपमान ही देता है। बाजार में धीरे धीरे पारदर्शिता और विश्वास का माहौल वापस लौटने लगा, क्योंकि सबने सच बोलने का महत्व सीख लिया था। मायाराम ने न केवल क्षमा मांगी बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने बड़े धोखाधड़ी वाले गोदामों को बंद कर दिया और बाजार के कोने में एक छोटी सी दुकान खोली। अब वो कम लाभ पर पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ व्यापार करता था। वो हर ग्राहक को अपने माल की गुणवत्ता और कीमत खुलकर बताता। उसने तय किया था कि वो अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित केवल बातों से नहीं बल्कि अपने सच्चे आचरण से करेगा। शुरुआत में लोगों को उस पर विश्वास करने में संकोच हुआ, लेकिन मायाराम की अटूट सच्चाई और विनम्र व्यवहार ने धीरे धीरे उनके दिल जीत लिए। जल्द ही वो झूठे व्यापारी से ईमानदार मायाराम के रूप में पहचाना जाने लगा। ये परिवर्तन केवल एक व्यक्ति का नहीं था, ये शहर के लिए एक सबक बन गया। अब किसी भी नए व्यापारी को बाजार में पैर जमाने के लिए केवल पूंजी की नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती थी। सच बोलने का महत्व अब केवल ज्ञान नहीं बल्कि व्यापार का अनिवार्य नियम बन चुका था। इस नई ईमानदारी की हवा ने पूरे बाजार को एक नई दिशा दी। लेन देन में पारदर्शिता आई और ग्राहकों का विश्वास कई गुना बढ़ गया। जब लोगों को पता था कि उन्हें ठगा नहीं जाएगा, तो वे अधिक खुलकर और निडर होकर व्यापार करने लगे। नतीजतन बाजार में धन का प्रवाह बढ़ा और जल्द ही शहर की व्यावसायिक समृद्धि चरम पर पहुंच गई। मायाराम की सफलता ने अन्य व्यापारियों को भी मजबूर कर दिया कि वे अपनी पुरानी छलकपट की आदतों को छोड़ दें। अब उन्हें समझ आ गया था कि त्वरित लाभ के लिए बोला गया झूठ अंततः पूरे व्यापार को डुबो देता है, जबकि दीर्घकालिक सफलता केवल विश्वास और सत्य पर टिकी है। किसी की झूठी चाल अब ज्यादा देर टिक नहीं पाती थी, क्योंकि सच की कसौटी पर परखने वाले ग्राहक और जागरूक व्यापारी दोनों ही सचेत हो चुके थे। मायाराम का जीवन इस बात का ज्वलंत प्रमाण बन गया कि सच बोलना केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं बल्कि सबसे बुद्धिमानी भरा व्यापारिक निर्णय भी था। मायाराम अब केवल एक व्यापारी नहीं रह गया था, वो बाजार की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का प्रतीक बन गया था। उसकी दुकान पर अब पहले से कहीं ज्यादा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि ग्राहकों को पता था कि वहां दाम भले ही थोड़े अधिक हो, पर माल में कोई खोट नहीं होगा और ना ही बाटों में कोई गड़बड़ी मिलेगी। नए व्यापारियों के लिए मायाराम की कहानी एक अनिवार्य सबक बन गई थी। मंडी में प्रवेश करने से पहले अनुभवी लोग उन्हें मायाराम के पतन और उत्थान की पूरी गाथा विस्तार से सुनाते थे। ये कहानी एक चेतावनी थी कि बाजार की चकाचौंध में क्षणिक लाभ के लिए दिया गया धोखा अंततः कितनी बड़ी हानि पहुंचाता है। अब बाजार में माल की गुणवत्ता पर विवाद नहीं होता था, बल्कि विश्वास पर व्यापार होता था।
सत्य ने मायाराम को जो स्थायी प्रतिष्ठा और अटूट ग्राहक संबंध दिए, वो छलकपट की दुनिया कभी नहीं दे सकती थी। इस प्रकार उस बाजार में झूठ बोलने वाले व्यापारी की पोल खुलने की घटना अब इतिहास नहीं, बल्कि एक शाश्वत व्यापारिक नियम बन गई थी। इस प्रकार उस बाजार में झूठ बोलने वाले व्यापारी की पोल खुलने की घटना अब इतिहास नहीं, बल्कि एक शाश्वत व्यापारिक नियम बन गई थी। बाजार का माहौल अब पूर्ण रूप से बदल चुका था। नए व्यापारी जो अपना व्यापार शुरू करते थे, उन्हें सबसे पहले यही पाठ सिखाया जाता था कि प्रतिष्ठा धन से अधिक मूल्यवान है और प्रतिष्ठा केवल सत्य के आधार पर ही टिकी रह सकती है। वे मायाराम की कहानी को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने छलकपट त्याग कर सत्य की शक्ति को पहचानने के बाद सब कुछ वापस पा लिया। समय के साथ उस बाजार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। ग्राहक जानते थे कि यहां उन्हें शुद्ध और सही दाम पर माल मिलेगा। ये सत्य का बाजार कहलाने लगा, जहां विश्वास ही असली मुद्रा थी। अन्य शहरों के व्यापारी भी ये जानने के लिए यहां आते थे कि कैसे ईमानदारी ने व्यापार को इतना फलता फूलता बना दिया है। मायाराम की कहानी केवल व्यापारिक नियम नहीं रही, बल्कि उसने पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापारियों के हृदय में ईमानदारी के बीज बो दिए, ये साबित करते हुए कि सबसे बड़ा मुनाफा अंततः चरित्र निर्माण से ही होता है। इस सत्य के बाजार के वैभव के ठीक विपरीत व्यापारी मायाराम की कहानी चल रही थी। धन और सम्मान खोकर वो अब एक एकांत कुटिया में जीवन व्यतीत करता था। वो केवल भिक्षा पर आश्रित था और समाज ने उसे पूरी तरह भुला दिया था। एक दोपहर वो छिपकर उस फलते फूलते बाजार के पास आया। उसने देखा कि जहां उसने झूठ की नींव पर व्यापार खड़ा करने की कोशिश की थी, आज वह सच की अटूट इमारत खड़ी थी। हर ग्राहक और व्यापारी के चेहरे पर विश्वास की चमक थी। इस दृश्य ने मायाराम को अंदर तक झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसका लालच और झूठ ही उसकी बर्बादी का कारण बना। यदि उसने शुरुआत में ही थोड़ी ईमानदारी दिखाई होती, तो उसे ये दयनीय अंत नहीं देखना पड़ता। वर्षों बाद उसने ये अंतिम सत्य समझा कि जो व्यापार केवल धन पर टिका होता है, वो ढह जाता है, लेकिन जो व्यापार चरित्र और सच्चाई पर टिका होता है, वो पीढ़ियों तक चलता है। ये सबक उसे बहुत देर से मिला, पर यह अकाट्य था। उसका पश्चाताप अब केवल उसके अकेलेपन का साथी था। मायाराम का शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा अब पहली बार जागृत हुई थी। वो धीरे धीरे उठा और अपने वैभवशाली अतीत की ओर मुड़ने के बजाय विपरीत दिशा में चल पड़ा। उसने अपनी पुरानी भव्य हवेली छोड़ दी और शहर के कोलाहल से दूर नदी किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगा। अब उसका जीवन केवल सादगी और आत्मनिरीक्षण पर केंद्रित था। उसने फिर कभी व्यापार करने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय वो अपने शेष दिन दूसरों की निस्वार्थ सेवा में बिताने लगा। जब लोग उससे उसकी बदहाली का कारण पूछते, तो वो मुस्कुराकर कहता, मैंने एक बार अपनी सबसे बड़ी पूंजी खो दी थी। वो थी मेरा विश्वास और मेरा सच। वो हर व्यक्ति को प्रेरित करता कि क्षणिक लाभ के लिए ईमानदारी का सौदा कभी न करें। इस नए जीवन में भले ही उसकी जेब खाली थी, लेकिन उसका हृदय उस शांति से भरा था जो झूठ के पहाड़ों पर खड़े होने पर कभी नहीं मिल सकती थी। समय बीतता गया और उस व्यापारी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे अब झूठा व्यापारी नहीं, बल्कि सत्य का साधक कहकर बुलाते थे। शहर के बाजार में, जहां एक समय उसकी धोखाधड़ी ने कई लोगों का विश्वास तोड़ा था, वहां अब व्यापारीगण अपनी शपथ लेते समय उसके नाम का स्मरण करते थे। वे कहते थे कि क्षणिक धन की लालसा हमेशा विनाश लाती है, जबकि सत्य की पूंजी कभी समाप्त नहीं होती। उसकी सच्ची पश्चाताप भरी जीवन शैली ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा उसके कपड़ों या बैंक खाते से नहीं, बल्कि उसके वचन की पवित्रता से मापी जाती है। वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु हुई,
तो लोगों ने उसका सम्मान उसी तरह किया जिस तरह वे किसी महान संत का करते हैं। अंततः जिस पोल रहस्योद्घाटन ने उसे बाजार से बाहर किया था, वही पोल अब शहर के युवाओं के लिए एक स्थायी नैतिक सबक बन गई थी, ये दर्शाते हुए कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम व्यापार है और सच बोलना ही जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। इस घटना के वर्षों बाद भी शहर के बाजार में एक अजीब सी शांति और पारदर्शिता बनी रही। व्यापारियों ने झूठ बोलने वाले सेठ की कहानी को एक लोक कथा की तरह याद रखा, जिसे वे अक्सर नए अप्रेंटिसेस, शिक्षार्थियों को सुनाते थे। अब वहां सौदे केवल कागजों पर नहीं, बल्कि आंखों के सीधे संपर्क और वचन की दृढ़ता पर किए जाते थे। शहर के मुख्य चौक की दीवार पर, जहां कभी अफवाहें और झूठ फैला करते थे, वहां अब एक बड़ा पत्थर लगा दिया गया था। उस पर एक ही वाक्य खुदा हुआ था, जिस व्यापार में वचन की पवित्रता नहीं, वो मिट्टी है। ये पत्थर उस परिवर्तित व्यापारी के जीवन की तरह सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाता रहा कि सत्य केवल एक नैतिक गुण नहीं है, ये सफल और सम्मानजनक जीवन की आधारशिला है। यही कारण था कि उस छोटे से शहर की प्रसिद्धि अब उसके धन के लिए नहीं, बल्कि उसकी अटूट ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए दूर दूर तक फैल गई थी। और इस प्रकार एक व्यापारी का पतन अंततः पूरे समाज के उत्थान का कारण बन गया। कई वर्षों बाद भी उस छोटे से शहर की हवा में एक अलौकिक विश्वास व्याप्त था। अब व्यापारिक सौदों में लंबे चौड़े कानूनी दस्तावेजों की जरूरत कम ही पड़ती थी, क्योंकि वहां लोगों की जुबान ही सबसे बड़ा अनुबंध बन चुकी थी। नए व्यापारी जब भी बाजार में प्रवेश करते, उन्हें बुजुर्गों द्वारा उस व्यापारी की कहानी सुनाई जाती थी, जिसका पतन केवल एक झूठ के कारण हुआ था और जिसका पश्चाताप पूरे शहर के लिए ज्ञान बन गया। शहर के हर कोने में सत्य का शिलालेख एक मौन शिक्षक की तरह खड़ा था। युवा रोज सुबह उसके पास से गुजरते और उसे देखकर अपनी ईमानदारी को फिर से मजबूत करते। मेरा वचन ही मेरा अनुबंध है, ये वहां का अनौपचारिक नारा बन गया था। इस अटूट भरोसे के कारण दूर दराज के राज्य भी बिना किसी संकोच के उस छोटे शहर के व्यापारियों के साथ सौदे करते थे। वे जानते थे कि वहां की मिट्टी में सत्यता की जड़ें इतनी गहरी थी कि उन्हें उखाड़ फेंकना असंभव था, और ये प्रतिष्ठा ही उस शहर का सबसे बड़ा खजाना थी। परंतु हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसी प्रतिष्ठित शहर में हाल ही में माधव नाम के एक महत्वाकांक्षी व्यापारी ने अपना कारोबार शुरू किया। माधव शहर की अटूट ईमानदारी को अवसर नहीं, बल्कि कमजोरी मानता था। उसके मन में यह विचार घर कर गया था कि जब हर कोई इतना सच्चा है, तो एक छोटा सा झूठ मुझे बाकियों से बहुत आगे ले जा सकता है। उसने सत्य को साधने की बजाय उसे तोड़ने की कला में महारत हासिल कर ली थी। शुरुआत में उसने पड़ोसी राज्यों से खरीदे गए माल के विवरण के बारे में छोटी मोटी हेराफेरी शुरू की। वो अच्छी गुणवत्ता के दाम लेकर घटिया माल बेचता। शहरवासियों के गहरे भरोसे के कारण किसी ने उसके कागजात की जांच करना उचित नहीं समझा। सत्य का वो सुरक्षा कवच माधव के झूठ के लिए ढाल बन गया। जल्द ही माधव का मुनाफा आसमान छूने लगा और वो खुद को सबसे चतुर व्यापारी समझने लगा, जिसने सत्य के शिलालेख को चुपके से दरकिनार कर दिया था। लेकिन वो ये भूल गया था कि झूठ की नींव पर खड़े महल देर तक टिकते नहीं। माधव का अहंकार अब सांतवे आसमान पर था। वो अपने छल को व्यापार का नया नियम मानने लगा था। मगर जिस घटिया माल को वो ऊंचे दाम पर बेच रहा था, उसकी गुणवत्ता धीरे धीरे लोगों के सामने आनी शुरू हो गई। सबसे पहले एक सम्मानित कपड़ा विक्रेता ने शिकायत की कि माधव से खरीदे गए रेशमी वस्त्र पहले ही धोवन में सिकुड़ गए और उनका रंग फीका पड़ गया। माधव ने तुरंत इस बात को ये कहकर टाल दिया कि ग्राहक ने शायद उचित सावधानी नहीं बरती होगी। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। जल्द ही बाजार में बेची गई खाद्य सामग्री के जल्दी खराब होने और धातु के उपकरणों में जंग लगने की शिकायतें भी तेजी से बढ़ने लगी। शहरवासियों का विश्वास
अब दरारें दिखाने लगा था। जो लोग कभी माधव की व्यावसायिक समझ की कसम खाते थे, अब वही फुसफुसाहटों में उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाने लगे थे। सत्य की नींव पर टिका विश्वास अब डगमगाने लगा था और माधव की झूठ की इमारत हिलना शुरू हो चुकी थी। माधव की प्रतिष्ठा पर लगा ग्रहण अब गहराने लगा था। शिकायतों की फुसफुसाहटें अब बाजार की खुली आवाज बन चुकी थी, जिसका सीधा असर उसके व्यापार पर पड़ा। जो ग्राहक कभी लाइन लगाकर खड़े रहते थे, उन्होंने अब माधव की दुकान से मुंह मोड़ लिया। बहिष्कार इतना व्यापक हुआ कि दुकान पर मक्खियां भिनभिनाने लगी, लेकिन ग्राहक नहीं दिखते थे। ये संकट तब और गहरा गया जब एक शाम बाजार के मुखिया ने एक बड़ी और गंभीर घटना की खबर दी। माधव द्वारा बेचे गए दूषित घी के सेवन से नगर के कई बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। ये मिलावट का सामान्य मामला नहीं था, ये सीधा जीवन से खिलवाड़ था। क्रोधित शहरवासियों ने तुरंत न्याय की मांग की। नगर पालिका ने बिना किसी देरी के माधव के गोदामों को सील करने का आदेश दिया और उसे तत्काल पूछताछ के लिए बुलाया गया। झूठ का जाल जो उसने इतने वर्षों से बुना था, अब उसी में वो बुरी तरह से फंस चुका था। माधव अब एक सफल व्यापारी नहीं, बल्कि एक धोखेबाज अपराधी की तरह देखा जा रहा था, जिसका एकमात्र सहारा अब तक उसकी झूठी जुबान थी। माधव का शरीर डर और चिंता से कांप रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर झूठे आत्मविश्वास का एक अंतिम मुखौटा पहन लिया। जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने मुख्य जांच कक्ष में प्रस्तुत किया गया, तो उसने अपनी चिरपरिचित मुद्रा में तुरंत खुद को निर्दोष घोषित कर दिया। ये मेरे सफल व्यापार को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है, हुजूर। मेरा घी सर्वोत्तम गुणवत्ता का रहा है, उसने हकलाते हुए दावा किया। मजिस्ट्रेट, जो शहरवासियों की पीड़ा और आक्रोश से भली भांति परिचित थे, शांत रहे। उन्होंने मेज पर मिलावट की विस्तृत प्रयोगशाला रिपोर्ट और सील किए गए गोदामों से जब्त किए गए दूषित घी के नमूने रखे। माधव, तुम्हारा झूठ तुम्हारे सामने प्रमाण बनकर खड़ा है। बच्चों के रोग और ये रिपोर्टें चीख चीख कर तुम्हारी धोखाधड़ी बता रही है। अब तुम्हारे पास अपनी झूठी कहानियां सुनाने का समय नहीं है, मजिस्ट्रेट ने गंभीर स्वर में कहा। इन ठोस और अपरिवर्तनीय सबूतों के सामने माधव की झूठी ढाल टूट गई। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी और उसकी आंखों में पहली बार डर के साथ पश्चाताप की हल्की सी झलक दिखाई दी। वो समझ गया था कि आज सत्य की विजय हो चुकी है। माधव ने हार मानते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। उसका सीना पश्चाताप और अपराध बोध के बोझ से दब गया। हुजूर, उसकी आवाज लड़खड़ाकर निकली, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। धन के लालच में मैंने न केवल कानून तोड़ा, बल्कि उन निर्दोष बच्चों के जीवन से भी खिलवाड़ किया जो मेरे घी पर निर्भर थे। मुझे क्षमा करें। मजिस्ट्रेट ने अपनी कुर्सी से उठते हुए न्यायालय कक्ष में मौजूद लोगों पर एक नजर डाली। माधव का अपराध अक्षम्य है। ये मामला सिद्ध करता है कि लालच से उपजा झूठ केवल वक्ता को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को दूषित करता है। सच बोलने का महत्व केवल नैतिकता तक सीमित नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा की नींव है। उन्होंने अंतिम निर्णय सुनाया। कानून के अनुसार माधव को कठोरतम दंड दिया जाएगा, ताकि समाज में ये स्पष्ट संदेश जाए कि सत्य के मार्ग से भटकने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। न्यायालय कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सत्य की जीत हुई थी। अब माधव को अपने किए की कीमत चुकानी थी। माधव हक्का बक्का खड़ा था। उसके चेहरे पर अब अहंकार नहीं, बल्कि पश्चाताप की गहरी छाया थी। उसे लगा जैसे उसके शरीर से सारा बल खींच लिया गया हो। वो जानता था कि ये कठोरतम दंड उसकी रातों रात अमीर बनने की लालसा और उससे उपजे झूठ का सीधा परिणाम था। सिपाही तुरंत आगे बढ़े और माधव को हथकड़ी पहनाकर न्यायालय कक्ष से बाहर ले जाने लगे। जैसे ही वो दरवाजे से गुजर रहा था, उसने भीड़ की आंखों में घृणा और संतुष्टि का मिश्रण देखा। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि झूठ केवल एक क्षणिक राहत देता है,
लेकिन अंततः वो समाज से आपका विश्वास और सम्मान छीन लेता है। अब जेल की अंधेरी दीवारों के बीच माधव को यह सोचना था कि उसने सच्चा धन कमाने के बजाय झूठ की दौलत को क्यों चुना। शहर ने राहत की सांस ली। ये केवल एक व्यापारी की हार नहीं थी, बल्कि उस मानसिकता की हार थी जो धोखे को सफलता का मार्ग मानती है। लोगों ने सीखा कि सच बोलना केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि एक सामाजिक दायित्व है और इसकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। यह फैसला एक मिसाल बन गया जिसने आने वाली पीढ़ियों को ईमानदारी का